जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में यूपीएसआई 14 मार्च 2026 एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम दूसरा सेट देखेंगे। मैंने आपको बताया था साथियों कि पूरे यूपीएसआई के सिलेक्शन का रहस्य इन 15 सेटों में साथियों छुपा हुआ है। तो 15 में से ये आज साथियों दूसरा सेट मैं आपको करवाने वाला हूं। इसमें आप क्या क्या देखेंगे साथियों? सबसे पहले हिंदी के 40 सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट पूरी हिंदी का निचोड़। उसके बाद जीके, मूल विधि, संविधान, यूपी जीके और यूपी जीके के करंट अफेयर और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के पूरे 40 क्वेश्चन, और जो रीजनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम लोग देखेंगे। तो आज के ये साथियों दूसरा सेट है। अगर आपने पहला सेट नहीं देखा तो उसका भी मैं आपको तरीका बता दूंगा कहां से आप पहला सेट जाकर देख सकते हैं। पहले दूसरा आप लोग कंप्लीट कीजिए। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि रस सिद्धांत का जनक या रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो मैं कहूंगा भरत मुनि को माना जाता है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था। यानी कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। अगला देखिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, इसमें कौन सा अलंकार है? तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी अगर है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? मुझे बताइए। तो जब हम बात करते हैं कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो ये भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ये क्वेश्चन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चौराहा शब्द में साथियों कौन सा समास है? मुझे बताइए। चौराहा शब्द की अगर बात करें, पहला पद संख्यावाचक है और पहला पद संख्यावाचक होता है, वहां पर द्विगु समास होता है। उसके बाद देखिए, शुद्ध शब्द बताना है आपको, यानी कि आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है? नहीं, हाँ, जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है साथियों, ऐसे लिखा जाता है आशीर्वाद। अगला देखिए, छायावाद के प्रवर्तक का नाम। देखिए, जो भी साहित्य से संबंधित हिंदी में जो साहित्य से सवाल पूछे जाते हैं, जो टॉप लेवल के हैं, जो आपके पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन साथियों हम लोग देखेंगे। टॉप लेवल के 40 क्वेश्चन। तो इन 40 क्वेश्चन तक का सफर आप लोग साथियों जरूर तय कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही निकल रहे हैं। छायावाद के प्रवर्तक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। अगर आपको इनकी कुछ रचनाएं याद हैं, जितनी भी रचनाएं याद हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों पूछिए, यहां पर लिखिएगा, मैं उनको देखूंगा। अन्वेषण का अगर शुद्ध संधि विच्छेद अगर मैं आपसे कहूं तो आप क्या कहोगे? तो अनुधनएषण, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अन्वेषण शब्द का। आहट प्रत्यय से बना शब्द कौन सा? आपको ये बताने कि इसमें कौन सा साथियों प्रत्यय के रूप में आहट कहां पर लगा हुआ है। देखिए, लिखावट की अगर बात करें तो लिख धन आवट, इसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है? आवट लिखा हुआ है। घबराहट, घबरा और आहट यहां पर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर भी आवट हो जाएगा, यहां पर भी साथियों आवट हो जाएगा। मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी में आहट प्रत्यय है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा साथियों? मुझे बताइए। साथियों ये समझ लीजिए, आपकी कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वाकई में आप यूपीएसआई में एक सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जितनी क्लासेस मैं आपको दूं उसमें जितने क्वेश्चन साथियों हों, उन सारे क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लेंगे और अपने इस यूपीएसआई के एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, जो कि आपका 14 मार्च और 15 मार्च को होने वाला है। चलिए, तो अगला सवाल देखिए, सूर्य का स्त्रीलिंग साथियों क्या होगा? तो सूर्य को स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं? सूर्या कहा जाता है। उसके बाद देखिए, लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र साथियों करना पड़ेगा। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 15 सेट दूंगा, लेकिन तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, आवाज से हो सकता हो आपको मालूम पड़ रहा हो, लेकिन मैं दूसरा सेट लेकर आपके लिए आगे, क्योंकि मैंने वादा किया था। तो अन्वित का संधि विच्छेद आप लोग मुझे बता दिए क्या हो सकता है साथियों? अनुधन इत होगा, ये तो नहीं हो सकता। अनुधन इत होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मैं कहूंगा अनुधन इत जो होगा वो अन्वित का संधि विच्छेद हो जाएगा, अनुधन इत। वज्रपाणी में कौन सा समास है आपसे पूछा जा रहा है? तो बहुब्रीहि समास है वज्रपाणी में। अगला देखिए, मृगावती किसकी रचना है? तो ये कुतुबन की रचना है। किसकी रचना है साथियों? मृगावती, आपको ध्यान रखना है, कुतुबन की रचना है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास आपको बताना है। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का है साथियों। तो किसको कहा जाता है? क्या महादेवी वर्मा को कहा जाता है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही, आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा को ही कहा जाता है। कौटिल्य का विलोम अब आपसे पूछा जा रहा है, तो कौटिल्य का विलोम पता क्या होता है साथियों? आर्जव होता है कौटिल्य का विलोम। अगला देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है? ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। देखिए, ज्योत्सना, ये सना ऐसे नहीं लिखा जाएगा।
आधा ता आएगा, आधा सा आएगा, और ऐसा कहां पर है, और आधा जा भी आएगा, यानी कि 3 अक्षर आएंगे आधे आधे, आधा जा, आधा ता, आधा सा। उम्मीद है अब आप लोग नहीं भूलोगे कि योजना कैसे लिखा जाता है। वक्रोक्ति अलंकार के जनक किसे कहा जाता है? भामह को, दंडी को, वामन को नहीं साथियों, कुंतक को कहा जाता है वक्रोक्ति अलंकार का जनक। अगला देखिए, अधोगति में कौन सा उपसर्ग है? तो अधोगति की अगर बात करते हैं साथियों, इसमें विसर्ग है ना। अगर संधि आपसे पूछे, है ना, कौन सी संधि, तो विसर्ग संधि है। लेकिन अगर उपसर्ग आपसे पूछा जाता है तो मेरे हिसाब से आधा यहां पर हो जाएगा, ये कुछ मिसिंग है यहां पर, है ना। क्या हो जाएगा, मैं आपको इसकी संधि विच्छेद अगर बताऊं तो आधा धन गति, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। उपसर्ग पूछा है तो ये उपसर्ग होगा, सिंपल सी बात है। दोहे का उल्टा छंद साथियों क्या होता है? तो दोहे का उल्टा छंद क्या होता है? सोरठा होता है। उसके बाद देखिए, आंख की किरकिरी होना, इसके लिए एक अर्थ मुझे बताइए इन चारों में से। तो अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। अप्रिय लगना, किसी को अगर आप अप्रिय लग रहे हो यानी कि आप उसकी आंख की किरकिरी हो रहे हो, तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरोवर, बहुछाय, इसमें अलंकार कौन सा है? तो ता की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा। जिनका भी आंसर बी था तो बिल्कुल, सॉरी ए था तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, घृणा का स्थायी भाव साथियों क्या होता है? तो घृणा का स्थायी भाव निर्वेद, विस्मय नहीं होता है साथियों, गुप्सा होता है साथियों। गुप्सा नहीं होना चाहिए, जुगुप्सा होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? जुगुप्सा यहां पर होना चाहिए, कोई बात नहीं। तो घृणा का स्थायी भाव साथियों जुगुप्सा यहां पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कमल का सिपाही जीवनी है, तो किसकी जीवनी है साथियों? मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, कलम का सिपाही। पवन में कौन सी संधि है मुझे बता दीजिए। तो पवन की अगर बात करें तो इसमें अयादी संधि है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। निर्निमेष की अगर बात करें, इसका मतलब अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये शब्द दिया जाता है कि निर्निमेष का मतलब क्या हो सकता है। तो बिना पलक झपकाए, जो मांस न खाता हो, जिसका कोई दोष ना हो, जो मर्यादा में रहे, मैं कहूंगा बिना पलक झपकाए को निर्निमेष कहा जाता है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इनका नाम साथियों बालकृष्ण भट्ट, और ये हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे। अगला देखिए, व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण की अगर हम बात करें तो व्याकरण को जानने वालों को, व्याकरण जानने वाले को साथियों व्याकरण कहा जाता है। सही जवाब आपका ए होगा। ये भी अच्छा सवाल था। उसके बाद देखिए, यानी कि अरण का पर्यायवाची, अरण का मतलब पता साथियों क्या होता है? अरण का मतलब होता है जंगल, और जंगल कहते हैं कानन को, तो अरण का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो कानन हो जाएगा। पीपर, पात, सरिस, मन, डोला, इसमें अलंकार मुझे बताइए। देखिए, सरिस शब्द यहां पर आ गया, और सरिस अगर है तो मैं कह सकता हूं साथियों उपमा अलंकार यहां पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पुरस्कार में कौन सी संधि है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पुराधनकार, इसमें विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि आपके ऑप्शन नंबर सी में टाइप है। उसके बाद देखिए, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, मैं कहूंगा रामचंद्र शुक्ल ने ही साथियों आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगर आपने अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए, इससे अच्छा लगता है साथियों। मालूम पड़ता है कि भाई इतने हजार बच्चों ने क्लास को देखा है और उसमें इतने हजार लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, तो बस इतना सा पड़ता है, पता चलता है। अगर आप लाइक करेंगे तो वो चीज़ मुझे दिखेगी और मैं आपके लिए और मेहनत करूंगा साथियों अगले सेट में। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी पूरी जान झोंक दूं कंटेंट बनाने में, क्वेश्चंस तैयार करने में, कि सारा कुछ आपको तैयार मिले, आपको बहुत अधिक मेहनत ना करना पड़े सिलेक्शन के लिए, मुझसे अगर 10 गुना मेहनत हो रही तो मैं कर सकता हूं, है ना। तो वीडियो को साथियों कुल मिला के आप लोग लाइक कर दिया करिए, हर एक वीडियो को कर दिए, इसको भी कर दिया करिए। शोषक का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, तो शोषित तो नहीं हो सकता। शोषक का विलोम क्या होता है साथियों? पोषक होता है। शोषक का विलोम पोषक हो जाएगा, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, एक यहां पर कथन लिखा हुआ है, वाक्य रसात्मक काव्यम, ये किसका कथन है? ये पता साथियों किसका कथन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये विश्वनाथ जी का कथन है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना, चलिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल, तुलसीदास किसकी रचना है? ये भी कई बार पूछा जा चुका है, मुझे बताइए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सुमित्रानंद पंत की, या जयशंकर प्रसाद की? तो आपको यहां पर साथियों याद रखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है साथियों, जिसका नाम है तुलसीदास। उसके बाद देखिए कविता है ये। अन्वय शब्द का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। तो शब्दों में मेल को कहते हैं नहीं, व्याकरणिक एकरूपता को कहा जाता है, बिल्कुल सही। अन्वय का मतलब आप लोग याद रखेंगे व्याकरणिक एकरूपता को ही कहा जाता है। मूक का विलोम क्या हो सकता है मुझे बताइए। तो मूक का विलोम साथियों क्या हो सकता है? वाचाल हो जाएगा। मूक का विलोम सही जवाब आपका भी होगा।
उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि या वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो या, रा, ला, वा, है ना, ये चा, छा, जा, झा, ये सारे के सारे तालु के अंतर्गत आते हैं। आने के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहारी किस काल के कवि हैं, मुझे बताइए। तो बिहारी की अगर बात करते हैं साथ, तो ये रीति काल के कवि माने जाते हैं। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तो अब तक 40 सवाल आपने देखे हिंदी साहित्य के और हिंदी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर, यूपी जीके, करंट अफेयर, पॉलिटी के क्वेश्चन, साथ जीके जीएस सब कुछ देखेंगे। और उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और फिर मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यूपी जीके का है साथियों। यूपी जीके नहीं बल्कि यूपी की करंट अफेयर का है। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम निखिल सिंगल है और अभी इनको उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। किस राज्य के अग्निशमन विभाग को गोवा सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है? तो आपको यह ध्यान रखना है, अपने उत्तर प्रदेश राज्य के अग्निशमन विभाग को गोवा सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की शून्य गरीबी योजना का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो किसके नाम पर रखा जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो आपको यहां पर याद रखना है, बनारसी तबला को दिया गया था, बिल्कुल। बनारसी शहनाई को भी दिया गया था और बनारसी भरवा मिर्च को भी दिया गया था। यानी कि आपको ध्यान रखना है, यूपी के बनारस के इन सभी उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया है? तो किस नगर निगम ने जारी किया है साथियों, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। मैं कहूँगा गाजियाबाद नगर निगम, जो कि उत्तर प्रदेश में था, तो इसने जारी किया है। ये आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि इनमें से किस पर्यावरण को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो अगर हम बात करते हैं चंडी प्रसाद भट्ट को या सुंदरलाल बहुगुणा को, तो सुंदरलाल बहुगुणा को साथियों पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कुकी शब्द की उत्पत्ति किस खेल से हुई है? तो मैजिक कुकी से हुई है। किससे हुई है साथियों कुकी शब्द की उत्पत्ति? मैजिक कुकी से हुई है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जून 2025 में अत्याधुनिक ग्रीन डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया था? तो पता कहां पर किया गया था? गाजियाबाद में किया गया था। गाजियाबाद आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए, पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना इनमें से किस स्थान पर की जाएगी? ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, फिर से मैं आपको बता देता हूं। पेरू में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, इसके दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहां पर की जाएगी? यूपी के आगरा में की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन से सोशल मीडिया में स्क्रैप बुक नामक एक विशेषता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? फेसबुक की बात चल रही है। फेसबुक में यह विशेषता है, आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? तो क्या असर होगा? इसके भार में परिवर्तन होगा क्या? इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा? इसके द्रव्यमान और भार दोनों में परिवर्तन होगा? इसके द्रव्यमान और भार दोनों समान रहेंगे? मैं कहूंगा इसके भार में परिवर्तन होगा, ठीक है ना। चंद्रमा की सतह से कोई चट्टान अगर आप लाए हैं तो उस चट्टान का उसके भार में परिवर्तन होगा। विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर रहता है। तो किस पर निर्भर रहता है साथियों? इसके तापमान पर निर्भर रहता है, हाँ, पिंड की प्रकृति पर भी निर्भर रहता है और इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर भी निर्भर रहता है। यानी कि इन सब पर निर्भर रहता है विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, ये आपको ध्यान रखना है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह धीमी तथा हो जाती है। तो धीमी हो जाती है और कैसी हो जाती है? और नॉर्मल की ओर झुक जाती है। यानी कि इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, कौन सा नियम कहता है? साथियों देखिए, ये सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ विश्लेषण करके, कुछ एनालिसिस करके, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मदद से। तो एक एक सवाल साथियों आपकी परीक्षा के लिए बहुत खास है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप धैर्य के साथ इस वीडियो को देखते रहिए और इन सवालों को साथियों तैयार करते रहिए। मेरा मानना है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। जब आपका रिजल्ट आएगा या जिस दिन आपके सामने प्रश्न पत्र खुलेगा तो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ साथियों उस पेपर को, पूरे पेपर को साथियों करेंगे बहुत आराम से, ठीक है ना। चलिए, तो कौन से नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो ये पता, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ये जो कथन कहा गया है ना, ये जो बात कही गई, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है।
कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है कन्या सुमंगला योजना के तहत। उसके बाद देखिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इनमें से किस कोशिकांग को आत्महत्या आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? लाइसोसोम की बात चल रही है। इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, लाइसोसोम को। निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? तो किसकी बात चल रही है? क्या आपका जवाब साथियों हो सकता है? अगर बैक्टीरिया की बात करें तो ये मोनेरा समूह से संबंधित है, डाइटम नहीं है साथियों। बाकी माइकोप्लाज्मा भी है और साइनोबैक्टीरिया भी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो इसकी शुरुआत तो साथियों 2017 में की गई थी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सा बेरी बेरी का एक लक्षण है? तो बेरी बेरी में क्या हो जाए? क्या दांत कमजोर हो जाते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है, अस्वस्थ त्वचा हो जाती है, सूजा हुआ उदर हो जाता है, कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा? बिल्कुल, निम्न ऊर्जा यानी कि ऊर्जा में कमी और कमजोर मांसपेशियां हो जाती हैं जब बेरी बेरी हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है, बताइए। यानी कि अगर हम बात करते हैं साथियों जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण, क्या बायोगैस उत्पादन स्थल, खनिजों की कमी वाले भंडारण, सतत विकास के अध्ययन स्थल? बिल्कुल साथियों, ये ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की अगर बात करें तो सतत विकास के अध्ययन स्थल को कहा जाता है। सुपोषण के कारण होता है, तो सुपोषण की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों नाइट्रेट और फॉस्फेट के कारण होता है सुपोषण। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इनमें से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? तो कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? नेटस्केप है, बिल्कुल है, मोजिला भी है, सफारी भी है, आउटलुक नहीं। अब नहीं है तो यही आपका जवाब हो जाएगा। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे, या निर्वाह स्तर की अवधारणा पर? मैं कहूंगा यही आपका जवाब होगा। स्वतंत्रता से पहले भारत में दादा भाई नौरोजी गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस समिति ने NBFC यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्था की एक नई श्रेणी के गठन की सिफारिश की थी? तो किसने की थी साथियों? मालेगांव समिति ने की थी। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था ये। पूंजी बाजार के संबंध में FPO नाम है, तो FPO की जब हम बात करते हो तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर इसको हम लोग कहते हैं। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है साथियों मालथुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है साथियों? ये जनसंख्या से संबंधित है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। क्या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आती है? तो आता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भी आता है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड भी आता है, लेकिन भारतीय तट गार्ड नहीं आता है। नहीं आता है तो यही आपका जवाब है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो साथियों ओडिशा के भुवनेश्वर में है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अभी तक ब्रिटिश और स्वतंत्र भारत दोनों के इतिहास में कितनी बार धन विमुद्रीकरण लागू किया गया है? तो नोटबंदी की अगर बात करें, ये साथियों तीसरी बार हुई थी, जो अभी आपने देखी थी। इससे पहले कई साल हो चुके हैं उसको भी तो साथियों। उसके बाद देखिए, सोफिया किस देश की राजधानी है? तो सोफिया की यहां पर अगर हम बात करते हैं तो साथियों ये बुल्गारिया देश की राजधानी है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, भारत में आमतौर पर सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह मनाया जाता है, तो 19 नवंबर से 25 नवंबर तक मनाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, राइफल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो राइफल की अगर हम बात करें ना, तो राइफल का आविष्कार मिखाइल क्लॉशनिकोव के द्वारा किया गया था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद देखिए, एक पुस्तक है लाइफ मिसपेंट, किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो ये पुस्तक निराला जी के द्वारा लिखित है, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ही ये पुस्तक लाइफ मिसपेंट लिखी थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मुख्य रूप से क्या प्रदान करने पर केंद्रित है? तो लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय प्रदान करने के लिए केंद्रित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों की संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो साथियों माप आपका जवाब होगा, है ना। माप ये क्या है? ये 9 एक तरीके से यहां पर अगर बात करें, 9 कुछ नहीं है पहली बात तो विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों की संख्या निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है साथियों क्या? माप। उसके बाद देखिए, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 ये लागू किया गया था। तो ये मूल विधि के सवाल हैं साथियों। ये एक तरीके से यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, केवल असंगठित क्षेत्र पर लागू होता है,
या केवल संगठित क्षेत्र पर या संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों पर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 ये संगठित क्षेत्र पर भी लागू होता है और असंगठित क्षेत्र पर भी लागू होता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम ये किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये 2005 में अधिनियम इसको किया गया था अधिनियमित। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं साथियों, ये कुछ नहीं है, आपसे कहा जा रहा है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? सामाजिक शोषण शामिल नहीं है या शारीरिक शोषण शामिल नहीं है? शारीरिक शोषण शामिल है, आर्थिक शोषण है और यौन शोषण भी शामिल है, लेकिन सामाजिक शोषण शामिल नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले की सद्भावपूर्व सूचना देता है, उसका वित्तीय दायित्व है या उसका आपराधिक दायित्व है या उसका नागरिक दायित्व है या उसका कोई दायित्व नहीं है, ये आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? तो आपको याद रखना है साथियों, दक्षिण कोरिया देश ने विश्व का पहला एआई कानून पारित किया। आंसर आपका सी होगा। तो साथियों 40 क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिए, हिंदी के 40 क्वेश्चंस जिसमें सब कुछ था, मूल विधि थी, यूपी जीके थी, यूपी की करंट अफेयर थी, जीके जीएस संविधान सब कुछ था। अब साथियों कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे रीजनिंग के सेक्शन से जो आपके यूपीएसआई के एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, और वैसे ही सवाल साथियों सवाल मैं आपके लिए लेकर आऊं जैसे आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना? तो तैयार हो जाइए साथियों। पहला सवाल डायरेक्शन का सवाल है, इस सवाल को देखिए और बताइए इसका जवाब क्या होगा। कहा जा रहा है कि महेश किसी दिशा की ओर 20 मीटर चलना प्रारंभ करता है। किसी दिशा की ओर, इधर चला दो, इधर चला दो, इधर किधरू चला दो। मान लीजिए कोई एक दिशा में चूज कर लेता हूं इसमें से। मान लीजिए साथियों वो इस तरफ चलता है, वो यहां पर खड़ा था, वो यहां से कहां चला, इस दिशा में चला। उसके बाद कह रहे हैं कि वो दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। देखिए ये हम लिखेंगे निर्देश 15 क्योंकि इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ दिशा पूछी जा रही है। तो सबसे पहले दाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है ना? तो 15 चलता है, ठीक है 15 चलता है, फिर दोबारा दाएं मुड़ता है, अच्छा फिर शायद दोबारा दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 15 चलता है, बाएं मुड़ता है और 15 चलता है, और अंत में वो बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ कर देता है। अंत में वो बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ कर देता है। यदि उसकी अंतिम दिशा यानी कि उसकी अंतिम दिशा दक्षिण है तो उसने प्रारंभ में किस दिशा से चलना शुरू किया था? देखिए वो जा रहा, उसकी अंतिम दिशा उत्तर है, लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं, उसकी अंतिम दिशा दक्षिण, यानी कि बिल्कुल अपोजिट कर दिया। इन्होंने उत्तर को दक्षिण बना दिया, कोई बात नहीं है। तो अब सवाल में जो पूछा जाए इसको भी हम उल्टा कर देंगे पूरा। तो उसने प्रारंभ में किस दिशा में चलना शुरू किया था? वैसे तो उसने चलना शुरू किया था पूर्व दिशा में, लेकिन इसका बिल्कुल अपोजिट हम कहेंगे, उसने शुरू किया था चलना पश्चिम दिशा में। तो इसलिए पश्चिम आपके सवाल का जवाब होगा, आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए आपको साथ तो यहाँ पर एक पासा दे रखा है, कहने के साधारण पासा बताइए कौन सा है, पहला वाला है या दूसरा वाला है। देखिए आपको ये ध्यान रखना है, पहली बात जो मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी पासे में वर्णमाला हो, कोई भी संकेत हो या कोई रंग वगैरह हो या कोई नंबर्स वगैरह हो, तो वो हमेशा होता है साथों साधारण पासा ही वो होता है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो ये दोनों पासे ही साधारण पासे कहलाए जाएंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये आज का दिन आएगा, और ये कल गुजरा हुआ कल, और ये कल से पहले का दिन आएगा, है ना? तो कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था, यानी कि इस दिन जो था साथियों ये बृहस्पतिवार होगा, ठीक है? तो कल क्या दिन होगा साथियों? बृहस्पतिवार के बाद क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। और आज कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। सवाल में कहेंगे तो सोमवार कब आएगा? देखिए कल कौन सा दिन होगा? कल रविवार होगा। परसों कौन सा दिन होगा? परसों सोमवार होगा, और यही आपसे पूछा जा रहा है। तो कल के बाद वाला जो दिन होगा वही परसों सोमवार होगा, और यही कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यह भी बहुत शानदार सवाल है साथियों। जैसा जैसा जो साथियों आपसे कहा जाए वैसा वैसा आप करते जाइएगा। कह रहे हैं कि 7 प्रबंधक हैं, JKLMNOP केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है? ये हमने एक केंद्र बना लिया। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं ना? तो 1 2 3 4 5 6 और एक साथियों 7, यहाँ पर 7 लोग बैठ जाएंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि जे जो है ना, जे ये P और M के बीच में बैठा हुआ है, L जो M के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है ना बैठा है, ठीक है? K और O के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। M के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ? L बैठा हुआ। M को आप कहीं पर बैठा दीजिए, मान लीजिए M को मैंने यहां पर बैठा दिया, सबका मुंह केंद्र की तरफ है, तो M के दाएं दूसरे स्थान पर क्या होगा? 1 2 यहां पर, यानी कि यहां पर L आ जाएगा, यहां पर कहा गया था। और उसके बाद कह रहे हैं कि K और O के बीच में कौन है? L है।
तो बहुत ध्यान से देखिए, एल जो एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है और एल ही के और ओ के बीच में, तो के और एल कहां पर लिखें? क्या लिखा हुआ है सातु? के और ओ, अच्छा के और ओ के बीच में, तो के और ओ को हम कहां पर बैठा ले? एल जो है ये के, अब के यहां पर भी बैठ सकता है, के यहां पर भी बैठ सकता है, ओ यहां पर भी बैठ सकता है, ओ यहां पर भी बैठ सकता है, लेकिन के और ओ में से दोनों यहां कहीं ना कहीं बैठेंगे। उसके बाद यहां पर एक बात कही गई कि के इन का पड़ोसी नहीं है, तो के इन का पड़ोसी नहीं है तो इन हो सकता हो कहीं यहां पर हो, है ना? तो जब के जो है ना इन का पड़ोसी नहीं है तो के यहां पर ही आएगा, तो के यहां पर आ जाएगा और ओ यहां पर आ जाएगा, और ये बात बिल्कुल सच हो जाएगी। कौन सी वाली? कि के और ओ के बीच में एल है, के और ओ के बीच में एल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देख लीजिए, पी और एम के बीच में जे है, तो पी और एम के बीच में जे है तो जे यहां पर आ जाएगा। बचा कौन बचा साथियों? एन बचा, और वो एन आपका यहां पर आ जाएगा। सवाल में कह रहे हैं कि कौन सा सही है ये बताइए। क्या एम पी के बाएं से दूसरा है? पी के बाएं से दूसरा तो ओ है, एम नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना? उसके बाद अगर बात करें जे और एम के बीच में पी है, जे और एम के बीच में पी है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। एम के बाएं और एकदम बगल में बैठा हुआ है जे, तो एम कहां पर? एम यहां पर है, तो एम के बाएं और बगल में बैठा हुआ है साथियों जे, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन नंबर सी वाला आपका जो जवाब होगा वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जैसा जैसा कहा जाए वैसे वैसे साथियों आप करते जाइए। आपसे कहा जा रहा है कि रश्मि मोनिका से कद में छोटी है, जो प्रेरणा से कद में छोटी। देखिए एक बात यहां पर मैं आपको बता दूं, जो का मतलब क्या होता है? दूसरा वाला। दूसरा वाला यहां पर कौन है? पहली वाली रश्मिका है और दूसरी वाली मोनिका है, तो जो का इस्तेमाल मोनिका के लिए यहां पर किया गया है। सबसे पहले यहां पर बात कही गई है कि रश्मिका जो है ना मोनिका से कद में छोटी है, तो मोनिका से कद में छोटी है तो जो बड़ी होंगी उनको हम ऊपर रख लेंगे। तो मोनिका से कद में छोटी कौन है साथियों? रश्मि है, तो रश्मि नीचे आ जाएंगी। अब जो कहा जा रहा है मतलब मोनिका की बात चल रही है, प्रेरणा से कद में छोटी कौन? मोनिका। मोनिका जो है ये प्रेरणा से कद में छोटी है, तो प्रेरणा से कद में छोटी हो गई साथियों मोनिका। यानी कि सना रश्मि से कद में छोटी है, रश्मि से कद में छोटी कौन है? सना है, तो सना नीचे आ जाएंगे रश्मि के। यानी कि हर्षिता प्रेरणा से लंबी है, प्रेरणा से लंबी साथियों कौन है? प्रेरणा से लंबी हर्षिता है, तो हर्षिता यहां पर ऊपर आ जाएंगी प्रेरणा से। यानी कि उमा निकिता से कद में छोटी है, ठीक है, और हर्षिता से लंबी, यानी कि उमा जो है ना हर्षिता से लंबी है। उमा की अगर हम बात करते हैं साथियों तो हर्षिता से लंबी है, उमा यहां पर आ जाएंगी। यानी कि उमा निकिता से कद में छोटी है, तो निकिता साथियों सबसे ऊपर आ जाएंगे, निकिता। चलिए सारे के सारे हो गए। इनमें से किसका कद सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा कद सातु सना का है। तो सना कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी वाले में, और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, यानी कि 101 से जैसे यहाँ पर 10,201 लिखा गया है, तो 107 से यहाँ पर क्या आ सकता है मुझे बताइए। देखिए अगर हम इसका स्क्वायर कर दें 101 का तो 10,201 आता है। दूसरी प्रकार 107 का स्क्वायर करा लीजिए, कितना आ जाएगा देख लीजिए। 7 7 49 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, 0 0 0 आ गया। और अगर बात करें 7 0 1, इसको जोड़ दीजिए, 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1, यानी कि 11,449 कहाँ पर है? 11,449 आपका ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अब आपको इसमें से ये बताना है कि जो ऑप्शन, एक ऐसा ऑप्शन बताइए जो सबसे अलग है, जो सबसे भिन्न है, ठीक है ना? चलिए तो हम साथ यहाँ पर ट्राई करते हैं। देखिए एक्स की अगर बात करें तो ये आपका 24 पर आता है, टी आपका 20 पर आता है, सी 3 पर आता है, जी 7 पर आता है। उसी प्रकार इन 14 पर आता है, जे 10 पर आता है, एम 13 पर आता है और क्यू 17 पर आता है। कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है थोड़ा सा देखिए। देखिए यहां पर अगर बात करें 4 घटा है और यहां पर भी 4 घटा है। यहां पर अगर बात करें साथियों यहां पर भी 4 घटा है और एस से ओ हुआ, यहां पर भी 4 घटा है, तो ये तो चीज हमें मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर भी देख लीजिए 3 से 4 हुआ, 3 से 7 हुआ है तो 4 बड़ा है। 13 से अगर 17 पर जाए तो 4 बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहाँ पर 4 बड़ा है साथियों? यू से जेड करोगे 5 बढ़ जाएगा भाई साहब, ये तो एच से 8 हुआ, यहाँ पर भी 4 बड़ा है, तो कुल मिला के ये सबसे अलग हो जाएगा और यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नंबर सीरीज का सवाल है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले 58 है, उसके बाद 73 है, उसके बाद 99 है और उसके बाद 138 है और उसके बाद 193। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगला नंबर क्या हो सकता है और उसके बाद 368 ही आना चाहिए। तो चलिए साथियों इसको ट्राई करने की कोशिश करते। देखिए 58 से 73 हुआ है, कितना? 58 से 73 हुआ है साथ, तो उसके बाद 73 से कितना हुआ है? 99 हुआ है। तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे तो 58 में अगर 15 हम जोड़ते हैं तो 73 आता है और 73 में 99 जो हुआ है साथ, तो कितना जोड़े तो 26 जोड़ देते हैं, 99 आ जाएगी। 99 से 38 हुआ है, 138 हुआ है, तो 39 यहाँ पर हमें जोड़ना होगा और फिर यहाँ पर साथ 55 हमें जोड़ना होगा और यहाँ पर कितना जोड़ना होगा और यहाँ पर कितना जोड़ना होगा। देखिए एक बार फिर से ट्राई कीजिए, 15 से 26 हुआ है तो 11 बड़ा है,
26 से 39 हुआ है तो साथियों 13 हुआ है, 39 से 55 हो गया साथियों 16 हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कितना होगा, आप थोड़ा सा ध्यान और दीजिए, 11 से 13 हुआ है साथियों 2 बड़ा है, 13 से 16 हुआ है 3 बड़ा है, तो ऐसा तो नहीं 2 बड़ा 3 बड़ा, तो यहाँ पर अब 4 बड़े, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कि ऐसा तो नहीं साथियों 55, देखिए 15 में 11 जोड़ा 26 आया, 26 में 13 जोड़ा 39 है, 39 में 16 जोड़ा 55 है, 55 में अगर हम 20 जोड़ देते तो 75 आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर वाला नंबर मिल जाएगा कि 193 में अगर 75 जोड़ा जाता है तो ये नंबर हमें प्राप्त हो सकता है। तो 5 3 8 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, 268 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा 268 हमें ऑप्शन में भी मिल रहा है, तो यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि कुछ बाइक कार हैं, तो मान लेते साथ तो ये क्या हो गई, ये बाइक हो गई है ना, कुछ बाइक कार हैं, इतनी बाइक क्या हो गई, इतनी बाइक कार हो गई, यानी कि कुछ कार ट्रक हैं, तो मान लेते इतने कार क्या हो गई, इतनी कार साथियों ट्रक हो गई। अब निष्कर्ष देखिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। कुछ ट्रक बाइक हैं, कुछ ट्रक बाइक कैसे हो सकती है, ट्रक ये है बाइक ये है, तो ये गलत है। कोई बाइक ट्रक नहीं है, कोई बाइक ट्रक नहीं है, यहां पर अगर हम लोग बात करें साथियों ये सही है ना। कहाँ भाई साहब, कहाँ कोई बाइक ट्रक है, ये नहीं है, ये सही है, कोई बाइक ट्रक नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही कही है। तो कुल मिला के अगर बात करें दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही था और यही आपका जवाब था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि त्रिभुज ए अरबी बोलने वाले लोगों को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि त्रिभुज ए की अगर बात करते हैं, ये जो त्रिभुज है ये अरबी बोलने वालों की बात करता है, दर्शाता है। वृत्त सी चीनी बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। वृत्त सी की अगर हम बात करते हैं, ये चीनी बोलने वालों को दर्शाता है। कह रहे कि चतुर्भुज के, यानी कि चतुर्भुज के की अगर बात करें तो ये साथियों कोरियाई बोलने वालों को दर्शाता है, और आयत डी डच बोलने वालों को साथियों दर्शाता है। तो अब सवाल देखते हैं, नीचे लिखा होगा ऊपर दी गई आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य। अच्छा सत्य कथन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए पहले कथन की अगर बात करें, कुछ लोग हैं जो चारों भाषाएं बोलते हैं, हैं ऐसे क्या कुछ लोग जो चारों भाषाएं बोलते हैं, मैं कहूंगा नहीं। बी वाला देखिए, डच बोलने वाले कुछ लोग या तो अरबी बोलते हैं या कोरियाई बोलते हैं। डच बोलने वाले कुछ लोग या तो अरबी बोलते हैं, हाँ इतने लोग अरबी, देखिए ट्रायंगल अरबी वाला ट्रायंगल है, अरबी बोलते हैं या कोरियाई बोलते हैं, बिल्कुल ये तो सही लग रहा है साथियों, तो यही आपका हो जाएगा। बाकी आप सी वाला देख लेना, सी वाला गलत होगा और डी वाला भी फिर गलत होगा। उसके बाद देखिए कथन और धारणा वाला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर आया है। देखिए कहने की स्थानीय पंचायत ने गांव की रक्षा के लिए रात का पहरेदार नियुक्त करने का फैसला किया है। रात में पहरेदार होने से सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसके बाद गांव के लोगों को चोरों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ये बात भी बिल्कुल सही, जब पहरेदार है तो फिर चोरों की चिंता करने की आवश्यकता, तो दोनों मेरे हिसाब से सही हो जाएंगे और यही आपका जवाब होगा, दोनों, है ना। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों इन सवालों को भी आप लोग यहां पर। चलिए यानी कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 480 है, तथा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है साथियों 480 है। पहली का भी 480, दूसरी का भी 480, ये साथियों विक्रय मूल्य है ना, ये विक्रय मूल्य, सही से टाइप नहीं हो पाया। यानी कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 480 है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी 480 है। यदि पहली वस्तु पर 20% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है, तो कुल हानि क्या होगी आपसे पूछा जाए। देखिए साथियों अगर हम सबसे एक काम करिए, देखिए अगर हम कुल हानि हमें निकालना है तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, या क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य निकाल लीजिए और फिर दोनों का वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकाल दीजिएगा, फिर डिफरेंस कर लीजिएगा, आपको कुल हानि पता चल जाएगी। तो अगर हम पहली वस्तु का विक्रय मूल्य निकाले, जो कि पहली वस्तु का हमें क्रय मूल्य दे रखा है, देखिए पहली वस्तु का क्रय मूल्य ये है और पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है, यानी कि इसका 120% निकाल लीजिए। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 48 की गुणा आपको 12 से कर देनी है, 8 दूना 16 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा, और आपका ये 48 हो जाएगा, 6 आ गया, 17 आ गया, 5, यानी कि 576 जो है ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है, ठीक है। अब दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य, अच्छा दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ पर दे रखा है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है साथियों 480 है, तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो हमें विक्रय मूल्य पता चल जाएगा दोनों वस्तुओं का। उसके बाद देखिए दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य की अगर बात करें तो देखिए हमें यहां पर दे रखा है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है 480, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालोगे,
तो ये साथियों हमें क्या निकल कर यहाँ पर आ गया, दो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य। अब दोनों वस्तुओं का, पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कर लीजिए। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 480 है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य हमें दे रखा है 480 में बेचा गया, लेकिन इस पर 20% की हानि हुई थी। तो अगर बात करते हैं 80% में इसको बेचा गया होगा, 20% की हानि हुई, तो 80% बराबर 480। तो इसकी 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। 8 6 48, 600 आ जाएगा, यानी कि 600 यहाँ पर आ गया। तो इन दोनों को जोड़िए, 6 आ गया यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, और यहाँ पर 10 आ जाएगा। यानी कि अगर इतने में बेचा गया है और इतने में ख़रीदा गया, देखिए 1080 में ख़रीदा गया है। अगर किसी चीज़ को 1080 में ख़रीदा गया और 1056 में बेचा गया है, तो मैं कहूँगा 24% की हानि हो रही है। तो 24% की हानि होगी, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। इस सवाल को एक बार देख लीजिए और बता दीजिए आपके सवाल का जवाब क्या होगा। कह रहे कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। इसका सूत्र होता है साथियों 2πr/h, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो लिख देंगे पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई h 20 सेंटीमीटर। तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 22/7, 14 और 20 यहाँ पर आ जाएगा, 7 दूना आपका 14 हो गया ठीक है ना। ये दूना कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 44 दूना 88 हो जाएगा, 88 की गुणा आपको 20 से करा लेनी है। तो कितना हो जाएगा साथियों, ये 0 आ गया, 2 8 16 हो गया, 2 8 16 1 17, यानी कि 1760 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि दो ट्रेन है, ए है और बी है। एक ए ट्रेन की कितनी लंबी है, ए वाली ट्रेन 186 मीटर और बी वाली ट्रेन 200 मीटर लंबी है, जो समांतर पटरियों पर क्रमशः 64 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो पहली ट्रेन ए में बैठे व्यक्ति को दूसरी ट्रेन पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। देखिए अगर यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं साथियों, जो आपकी चाल है, ये लाइन लिखी हुई है विपरीत दिशाओं में, यानी कि एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, दो वो इधर आ रही है और ये वाली उधर जा रही है, तो चाल प्लस हो जाती है ना। तो दो चालें यहाँ पर दे रखी हैं, कितनी, एक तो 64 और एक 80, इनको टोटल कर लीजिए, कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटे में और मीटर प्रति सेकंड में आंसर आना है, तो 5/18 से इसकी गुणा करा दीजिए, है ना। इसको कैलकुलेट कराओगे साथियों, 2 से कट कराओगे, 2 सत्ते 2 दूना और दोनी में आ जाएगा 9 8 72, 8 पंजे 40 आ जाएगा, यानी कि 40 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गई, ये साथियों चाल आ गई। अब कहा जा रहा है ट्रेन ए में बैठे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय पूछा जा रहा है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। चाल अभी हम लोग निकाली 40 मीटर प्रति सेकंड, दूरी की अगर बात करें तो ये वाली दूरी यहाँ पर होगी साथियों 200 मीटर। तो इसको कैलकुलेट करोगे साथियों, कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, यानी कि 5 सेकंड का समय आ जाएगा। और 5 सेकंड कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि दो पाइप हैं, एक 15 मिनट और एक 30 मिनट में एक टंकी को भर सकता है। यानी कि ए अगर पाइप मान लेते 15 मिनट भर देता है, और वो बी पाइप जो है ना 30 मिनट में एक टंकी को भर दे, ये दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टंकी कितने समय भर जाएगी। एक ऐसा नंबर जो दोनों से नंबर से कट जाए, 15 एकम 15, 30 एकम 30, सॉरी 15 दूना 30, 30 एकम, यानी कि टोटल पानी 30 है और ए भरता है 2 और बी भरता है 1, तो टोटल भरेंगे 3। ये साथियों 10 मिनट में भर दी जाएगी पूरी टंकी। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चन साथियों आप लोगों ने यहाँ पर देखे यूपीएससी के लिए। तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ प्रॉपरली नहीं निकल आ रही है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जैसे मैं सही हो जाऊँगा आपके सेट, तो कुल मिला के 2 सेट यहाँ पर हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया है साथियों, उसमें जाकर जितनी भी क्लासेस हैं उन सारी क्लासेस को देख लीजिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा साथियों अपने मित्रों के साथ। जय हिंद का कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।